I'll start with the hi to all the सेबी ग्रेड ए एस्पिरेंट्स। तो गाइज, शंख बज चुका है। लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। सेबी ग्रेड ए की डेट्स आ गई हैं, बट अच्छी बात यह है कि जो डेट्स आई हैं वो एक एस्पिरेंट की फेवर में है। कोई ही होगा जो इस टाइम उदास होगा। डेट्स बहुत अच्छी आई हैं। आई वुड से सेबी इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एज कम्पेयर टू आरबीआई वाइल कंडक्टिंग दीज एग्जाम्स। देखिए, एक तो उन्होंने पहले एडवांस इंटीमेशन दे दिया और फिर डेट्स काफ़ी स्प्रेड आउट रखी हैं। आपका फेज़ वन 10th ऑफ जनवरी को है, फेज़ टू आपका 21st फरवरी को है। बहुत अच्छा टाइम है। तो हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है। मैं इस वीडियो में 3 मंथ स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा आपसे कि अगले 3 महीने हम क्या करना चाहते हैं और क्या हमें करना चाहिए। हालांकि द टाइम दैट यू वुड गेट इज लिटिल मोर देन 3 मंथ्स अप टिल फेज टू। टिल फेज वन यू विल गेट मैक्सिमम 70 days. Between phase 1 and phase 2 there are 40 days. So the overall time that you would get is around about 3.5 months. But let's talk about 3 month study plan. Let's keep the extra time as buffer. अब ये जो स्टडी प्लान है, मैं ये सेल्फ प्रिपरेशन वालों के लिए बोल रहा हूँ जो जैसे हमारे क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं। वहां पे हम एक डिफरेंट स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज इन क्रैश कोर्स वी गो विद अ मेथोडोलॉजी कि अगर कोई चीज मुश्किल है उसको पहले किया जाए। ठीक है। तो वहां पे हम कॉमर्स एंड अकाउंट से शुरू कर रहे हैं। सेल्फ प्रिपरेशन के लिए मैं बोलूंगा कि जो आसान कंपोनेंट्स आप उनको उठाइए। तो ये सेल्फ प्रिपरेशन वालों के लिए स्टडी प्लान है, आप इसको फॉलो कीजिए। आपको जरूर एक रास्ता आगे निकलता दिखता जाएगा। शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सेबी ग्रेड ए गाइड बुक। सो इफ यू आर न्यू टू सेबी यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एट जीरो कॉस्ट। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको पीवाई क्यूज मिलेंगे सेबी के। इसमें आपको सेबी का डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है, बट उससे भी डिटेल चाहिए आपको जो हम आपको देंगे इस गाइड बुक में। और तीसरी चीज जो आपको मिलेगी, रिकमेंडेड लिस्ट ऑफ सोर्सेस। तो बहुत लोग जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यही नहीं पता लगता कि यार कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक बेस्ट है। तो हम अपनी तरफ से जो हमें लगता है, हमारे जो रिव्यू हैं कि यार ये बुक अच्छी है ये नहीं है, वो हमने आपको इस गाइड बुक में दिए हैं। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, क्लिक कीजिए, थोड़े से डिटेल्स शेयर कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक एट जीरो फी। अब सेबी की डेट्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। टिल दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास 110 डेज हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास 70 डेज हैं। पर हमें सिर्फ 70 डेज करके प्लान नहीं करना है। सिंस आई वांट टू क्लियर द एग्जाम, आई नीड टू डू एन इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो मैं बोलूंगा कि यार हम कुछ 90 डेज का प्लान करते हैं। ठीक है। जो ये एक्स्ट्रा डेज हैं 110 और 90 के बीच में 20 डेज जो एक्स्ट्रा हैं, लेट्स कीप दैट एज अ बफर फॉर माई जो भी है, मेरी रिवीजन, मॉक टेस्ट, और कभी कभी स्लिप अप्स भी होंगे, मैं शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाऊंगा। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में 3 मंथ्स का स्टडी प्लान लेके आया हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी चीज़ें इन 70 डेज में ही क्लियर करनी है। ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों हम कुछ चीज़ें 70 डेज के बाद भी कर सकते हैं। 70 डेज में अगर एक लिमिटेड पोर्शन भी कर लें तब भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है। अब सेबी में फेज़ वन फेज़ टू होता है। फेज़ वन का पैटर्न आप जानते ही हैं, पेपर वन होता है, पेपर टू होता है। दोनों 100 मार्क्स के होते हैं। और पेपर वन में आपको 30 मार्क्स चाहिए, पेपर टू में 40 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 100, और ओवरऑल आपको 80 मार्क्स चाहिए। तो पेपर वन इज जस्ट क्वालिफाइंग, इसमें ज़्यादा माथा चप्पी नहीं करनी है। जो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए आएगा वो बस पेपर वन में फेज वन में आएगा, उसके बाद कहीं नहीं आएगा। उसके बाद कहीं नहीं आएगा। तो इस पे ज़्यादा जोर मत लगाना। ये जो पेपर टू है, हालांकि इसमें कट ऑफ आपकी 40% है, बट ये आपका फेज टू में भी रिपीट होता है। सेम पेपर वुड अगेन कम इन फेज टू। ये तो फेज वन है, फेज टू में सेम पेपर आएगा, सेम सिलेबस। देयर यू नीड टू स्कोर हाई। तो हम इसकी अभी अच्छे से तैयारी करें ताकि पेपर टू, मैं हालांकि फेज वन के लिए तैयार कर रहा हूं, बट मेरा फेज टू के लिए भी साथ साथ तैयार हो जाए। ये चीज याद रखना, जो लोग पेपर टू को फेज वन की तैयारी करके करेंगे, फेज टू की तैयारी कर कर नहीं करेंगे, वो कभी भी सेबी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, सेम पेपर टू जो फेज वन में है, ये सेम पेपर टू आपका यहाँ पे रिपीट होगा, सेम 6 सब्जेक्ट्स वाला। ठीक है जी। तो मोटा मोटा अगर मैं 3 मंथ्स टाइम टेबल बना रहा हूं जो मैं आपको देने वाला हूं, आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि फेज वन में जो मेरा पेपर वन है वो ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। आई कैन मैनेज इट विद द लीस्ट ऑफ द टाइम।
ये कोई बैंकिंग का पेपर नहीं है कि मेरिट मेरी क्यूआरई से बनेगी। मुझे फोकस करना है सारा इस पे। ये फेज 1 में तो मैं पास कर ही लूंगा, बट मुझे इस तरह से तैयारी करनी है कि फेज 2 में भी मेरे पेपर 2 में 75 प्लस तक का मेरा स्कोर आ जाए। और जो फेज 2 का पेपर 1 है इंग्लिश, इसको भी हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दिस इज वेरी क्रिटिकल, बट वी कैन डू इट, वी कैन प्लान इट आफ्टर माय फेज 1 एग्जाम। तो अभी के लिए टिल माय फेज 1 एग्जाम माय होल फोकस शुड बी ऑन दिस पेपर 2 एंड आई शुड बी एबल टू प्रिपेयर एट दैट लेवल दैट आई कैन इवन क्रैक क्वेश्चंस ऑफ फेज 2। तो स्टडी प्लान क्या है? अब जो स्टडी प्लान है 3 महीने का, ठीक है, मैंने पहले भी आपको स्टडी प्लान्स दिए हैं, डेट्स नहीं पता थी, तो अब थोड़ा सा चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। चीज़ें सेम है, सेम ही ऑर्डर फॉलो करना है, सेम ही सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी देनी है, थोड़ा सा चेंज किया है बस। तो अगर आपने वो वीडियो देख रखा है, आप उस वीडियो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आज से तैयारी शुरू करने वाले हैं, तो आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया है, मैंने आपके टाइम टेबल को स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, ताकि आप एक टाइम में मिनिमम सब्जेक्ट्स ही पढ़ें। एक स्लॉट में आपने 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं मैक्सिमम। रिवीजन को कंटिन्यूसली आपने फोकस में रखना है। अगर आप चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, मतलब रिवाइज नहीं करेंगे, तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। और तीसरी चीज़, इसमें मैंने सारा फोकस आपका पेपर 2 पे ही रखा है, एज्यूमिंग के पेपर 1 तो निकल ही जाएगा और उसका फेज 2 में कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो 1 नवंबर से 20 नवंबर हम फोकस करेंगे कॉस्टिंग और मैनेजमेंट पे 2-2 घंटे और 1 घंटा रिवीजन। टोटल टाइम आई एम एज्यूमिंग इट टू बी 5 आवर्स डेली दैट यू वुड हैव टू मैनेज। फिर 21 से 10 दिसंबर अनदर 20 डेज में हम फाइनेंस और कंपनी लॉ करेंगे एंड वी विल रिवाइज फॉर 1 आवर। देन अनदर 20 डेज, दैट इज फ्रॉम 11 दिसंबर टू 31 दिसंबर, वी वुड हैव टू फोकस ऑन पेपर 1 नाउ, जिसमें मैं क्वांट और रीजनिंग करूंगा। थोड़ा बहुत, मैं सारा तो नहीं, सारा कर पाया तो सारा, नहीं तो मैं पार्शली इकोनॉमिक्स को कर लूंगा सिर्फ 2-2 घंटे पढ़कर, और मैं 1 घंटा रिवीजन करूंगा। और आखिरी के 10 दिन जो कि मेरे होंगे 1 जैन टू 9 जैन, इसमें मेरा सारा फोकस रिवीजन पे रहेगा। मैं 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा। आपको लग रहा होगा सर मॉक टेस्ट तो काफ़ी लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सारी तैयारी होगी तो मॉक टेस्ट मक्खन की तरह निकलेंगे। और 1 घंटा मैं जीए पढ़ूंगा। जीए सर इतनी लेट शुरू कर रहे हैं, अरे अगर आपका क्वांट रीजनिंग अच्छा हो गया तो जीए पे आपको डिपेंडेंसी ही बहुत कम रहेगी, और जीए आपकी फेज 2 में आएगी नहीं, तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर कमर्स एंड अकाउंट्स तो इसमें है ही नहीं, वो हम करेंगे फेज 1 के बाद। इसीलिए मैंने बोला था कि टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि स्मार्ट हो। सारे सब्जेक्ट सिर्फ एट सुपरफिशली फेज 1 से पहले करके कोई फायदा नहीं है। अभी जो भी पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि फेज 2 के क्वेश्चंस भी क्रैक कर पाओ। तो कमर्स एंड अकाउंट्स भैया बाद में कर लेना, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं बोलूंगा कमर्स एंड अकाउंट्स पहले करो, क्योंकि ये क्रिटिकल सब्जेक्ट है, यही आपको एज दिलाएगा। लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन वाले, नॉन कमर्स वाले इसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, इसी में 1 महीना लगा देंगे, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ही हम बाद में कर लेंगे। और अगर इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट हमारा फेज 1 से पहले नहीं हुआ, हम उसको यहाँ कर लेंगे। तो ये एक ओवरऑल स्टडी प्लान है, बैलेंस प्लान है। पेपर 2 को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, पेपर 1 को कम टाइम दिया जा रहा है। जो सब्जेक्ट्स पहले कर सकते हैं फेज 1 से, उनको पहले कर रहे हैं, बाकियों को हम फेज 1 के बाद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट का देखते हैं, ठीक है। स्टडी प्लान ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने पहले बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मैनेजमेंट में आपका अगर सिलेबस देखा जाए तो 5 ही मेन टॉपिक्स हैं: मैनेजमेंट, लीडरशिप, एचआरडी, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सिलेबस के बाहर क्या कुछ आता है? सिलेबस के बाद जनरली कुछ नहीं आता है, बट स्टिल आप सिलेबस को सिर्फ इंडिकेटिव माने, एग्जॉस्टिव ना माने। जैसे एचआरडी में आपके सिलेबस में कॉन्सेप्ट्स ऑफ एचआरडी एंड गोल्स ऑफ एचआरडी दिया हुआ है, बट एचआरडी में और भी बहुत चीज़ें हैं: रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, अप्रेजल्स, काउंसलिंग।
ये सिलेबस में नहीं है इसका मतलब ये नहीं है हमने पढ़ना नहीं है, हमें ये पढ़ना है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन भी आया था करियर पाथ मैनेजमेंट पे, विच इज रिलेटेड टू करियर प्लानिंग। तो अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े तो इस तरह के क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। बाकी मैनेजमेंट बहुत इजी सब्जेक्ट है, मैं बोलूँगा सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। At times it can be confusing or boring, so read it multiple times, have patience and solve lot of questions. Only by solving lot of questions you will be able to remember all the theories. और कभी कभार बहुत ट्रिवियल इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है विच इज इंफॉर्मेशन बिटवीन द लाइंस। हमने पढ़ तो रखी होती है बट हमें याद नहीं रहती है, कि जैसे एक थ्योरी को किसने दिया है, शायद नाम याद नहीं होगा, या फिर मोटिवेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, समझ आ जाएगा बट शायद फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन को भी कीजिए, कीवर्ड्स पे फोकस कीजिए। जैसे मैस्लो हायरार्की में 5 नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब फिजियोलॉजिकल वर्ड शायद हमें समझ आ जाए बट एग्जाम में जब ऑप्शंस आती हैं कि फिजियोलॉजिकल है या फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है, हम कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कीवर्ड्स को अच्छे से आप समझिए और याद रखिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मैनेजमेंट में सारे चैप्टर्स करने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सिलेबस को इंडिकेटिव मानो, एग्जॉस्टिव ना मानो, एंड रिवाइज अ लॉट एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज। ओनली थ्रू एमसीक्यूज यू विल बी एबल टू डू वेल इन मैनेजमेंट। अगर आप बुक्स चाहते हैं तो ये 2 किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एचआरडी आती है एक एल एम प्रसाद की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपका ये वाला यूनिट डी कवर कर देगी। बाकी जितने भी यूनिट्स हैं वो आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि अगेन एल एम प्रसाद की किताब है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये सारी किताबें अमेजोन पे अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हम कॉस्टिंग देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्लॉट में कॉस्टिंग वाला सब्जेक्ट है, इसको कैसे करना है। कॉस्टिंग का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो मेनली 4 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट एंड व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दूसरे में हम कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं कि अलग अलग जगह पे कैसे हम कॉस्टिंग निकालते हैं। यूनिट कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस सेक्टर में हम कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, ये सब हम सेकेंड यूनिट में रीड करते हैं। Third unit is about cost control, that as a founder, as a director, as an owner, as a manager, how do you control your cost। तो इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, बजटिंग के बारे में पढ़ते हैं। एंड योर फोर्थ यूनिट इज बेसिकली ऑन लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, वेयर यू फाइंड आउट, you read about the innovative methods using which you can reduce the number of defects, you can reduce the wastage, you can reduce the machine breakdown time। तो ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या मेथड्स हैं, ये हम सारा कुछ इस कॉस्टिंग में पढ़ते हैं। अब क्या कॉस्टिंग में इसके बाहर भी कुछ आता है, कॉस्टिंग में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्टिंग, एक्टिविटी कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, जो आपके सिलेबस के बाहर पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। जैसे लास्ट ईयर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे क्वेश्चन आया था आपका, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है। तो ये चैप्टर्स आप पढ़ लेना, थोड़ा सा इससे आपको बाकी चैप्टर समझने में भी क्लैरिटी रहेगी, और एग्जाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो वो आप कर भी पाओगे। ठीक है, टाइम मिला तो ज़रूर कर लेना। और कॉस्टिंग को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें जो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं वो एक तो यूनिट नंबर 1 है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देन योर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये तीनों चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड दिस लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, ईजिएस्ट ऑफ द चैप्टर्स। ये इतना इजी है कि आप मतलब रात को सोते सोते भी पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। कॉस्टिंग का जब आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ेंगे ना, आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे तो फर्स्ट थर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, वो बहुत इजी है। तो अगर आप कॉस्टिंग में रुल गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, आप सीधा फोर्थ यूनिट पढ़ लो, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसको मत छोड़ के जाना। और कॉस्टिंग में से न्यूमेरिकल आते हैं। फेज 1 में एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। फेज 2 में 6 न्यूमेरिकल आए थे, टोटल 12 क्वेश्चन आए थे कॉस्टिंग के, 6 न्यूमेरिकल आए थे फेज 2 में। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो जो फर्स्ट यूनिट है आपका ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें से आपको कॉस्ट शीट अच्छे से कर लेनी है। फिर जो आपका
ये यूनिट है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें से भी पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं पास्ट ईयर में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से आप देखेंगे मटेरियल और लेबर वेरिएंस पे क्वेश्चंस आते रहे हैं। फिर आपका प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये वाला, यहाँ से आपके एबनॉर्मल लॉस गेन, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इस पे न्यूमेरिकल्स आते रहे हैं। तो आपने बेसिकली अब जो मैंने आपको बता दिया कि ये पढ़ना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इसी को चिपक गए और यही बस पढ़ना है। But this can be given a high priority, but other things should also be done. Maybe you can do 3 revisions for them and maybe 1 revision for everything else. But इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बस यही पढ़ना है और बाकी छोड़ के चले जाना है। आप क्वेश्चंस देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आए हैं। जैसे ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टीपीएम में हम इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करते हैं, ओई करके टेक्निक होती है। ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही बेसिक आया हुआ है एग्जाम में। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, दैट कैंटीन एक्सपेंस फॉर अ फैक्ट्री वर्कर इज क्लासिफाइड एज व्हाट। तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में काउंट होता है या प्रोडक्शन ओवरहेड्स में काउंट होता है, ये क्लैरिटी उसी को होगी जिसने इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किए होंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे लेकिन न्यूमेरिकल भी आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड भी आएंगे, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। कभी कभार तो ऐसे बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल आ जाते हैं कि आपको दुख होगा घर आके जब आप देखोगे कि यार ये मैंने थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता तो मैं ये कर लेता। तो बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स आए हैं। टफ भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि टफ नहीं आएंगे, टफ भी आते हैं। बट अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हो कि टफ नहीं हो रहे हैं, एटलीस्ट बेसिक वाले तो कर जाओ, उनके चक्कर में पूरा मत छोड़ के जाओ। और कॉस्टिंग की ये 2 किताबें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, एक एम एन अरोड़ा की किताब है, बहुत मस्त किताब है, आप इसको पढ़िए। और ये एक मोहम्मद हनीफ की किताब है। अ, इसमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बुक के जो एंड में है, बट ये वाली किताब आप एंड टू एंड पढ़िए, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, काफ़ी अच्छी किताब है। तो ये कॉस्टिंग हो गया आपका, मैनेजमेंट हो गया। प्लीज़ डू रिवाइज एवरीथिंग 1 आवर अ डे एंड मे बी यू कैन रिवाइज मोर ऑन दी वीकेंड्स। वीकेंड्स पे ज़्यादा 5-6 घंटे रिवाइज कीजिए। फिर 21 नवंबर टू 10 दिसंबर, जो नेक्स्ट 20 डेज में, उसमें हमारा टारगेट है फाइनेंस और कंपनी लॉ का। फाइनेंस की क्या कहानी है? फाइनेंस का अगर हम सिलेबस देखें तो फर्स्ट यूनिट आपका रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज है कि इंडिया में जैसे आरबीआई है, सेबी है, नाबार्ड है, पीएफआरडी है, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सुपरवाइजरी बॉडीज हैं, उनके क्या रोल्स एंड फंक्शंस हैं वो पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट इज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स के कैसे पैसा हाउस होल्ड का जो सेव होता है वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में आता है, बिजनेसेस में आता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट मार्केट्स, बॉन्ड, इक्विटी, मनी, फॉरेक्स मार्केट्स के बारे में पढ़ते हैं, इनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू पैसा इकोनॉमी में आता है। देन देयर आर सम जर्नल टॉपिक्स जैसे डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जैसे क्राउड सोर्सिंग होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फिर टैक्सेशन के ऊपर आपको पढ़ना है, जिसमें जीएसटी खास करके न्यूज़ में काफ़ी रहा है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, ये भी टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। देन योर लास्ट टॉपिक इज इन्फ्लेशन। अब इसके बाहर क्या कुछ पूछा जाएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो फाइनेंस का बेसिक फंडामेंटल रूल है, वो आपको आना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन भी आया था रूल ऑफ 72 पे लास्ट ईयर। रूल ऑफ 72 इज पार्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर डेरिवेटिव्स में हम फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, स्वैप्स पढ़ते हैं, बट ऑप्शंस भी पूछे जा सकते हैं। इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, तो आप इनके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। रिस्क मैनेजमेंट इज इनहेरेंट टू द एंटायर इकोनॉमी व्हिच शुड बी नोन टू यू। ठीक है, अब फाइनेंस की बात करें तो वैसे अगेन पढ़ के सारा जाना है आपको, बट ये जो यूनिट सी और डी है ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा पेपर नहीं आया है तो इसको पहले मत पढ़ना। यूनिट ए 2A, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं। फिर ई भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीएसटी तो इंपॉर्टेंट है ही, फाइनेंस कमीशन, फिस्कल पॉलिसी, एफआरबीएम, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी फाइनेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप कायदे से करेंगे तो हो जाएगा। बस क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, इसमें पता नहीं कि क्या ही वो पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चंस कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक बेसिक थ्योरी पढ़ ली है, साथ में क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आई कैन नाउ टैकल एनीथिंग।
क्या फाइनेंस में न्यूमेरिकल आएंगे? कम आते हैं फाइनेंस में न्यूमेरिकल, ज़्यादा न्यूमेरिकल कॉस्टिंग में ही आते हैं, बट हाँ, यहाँ पे डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स एक चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। डेरिवेटिव्स में क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे भी गए हैं, तो आप डेरिवेटिव्स के न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। फाइनेंस की जो आपके ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं, ई और एफ, ये आप रमेश सिंह की किताब आती है इंडियन इकोनॉमी की, वहाँ से पढ़ लेना। बाकी टॉपिक्स के लिए कोई ऐसा डायरेक्ट किताब नहीं है जहाँ पे हर टॉपिक मेंशन्ड हो, बट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग इज़ वन सच बुक जहाँ पे आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत इंडेक्स में मटेरियल दिख जाएगा, बट I think you can just use it for reference and you need to search on Google even if the topic is given in this book because it is not structured, it is not teaching you from the basics. और साथ में हमें इस स्लॉट में कंपनी लॉ करना है। कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, आइडली कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, बट लकीली हमें बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 27। ये कंपनी लॉ में चैप्टर्स बने हुए हैं, हमें सिर्फ यही चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। सिलेबस के बाहर मैं सजेस्ट करूंगा मत ही पढ़ो, बट हाँ, किसी की अगर बहुत अच्छी तैयारी है कि सर एक दो बार रिवीजन भी कर चुका हूँ, तो चैप्टर 1 पढ़ लो और चैप्टर 9 पढ़ लो, विच इज रिलेटेड टू अकाउंट्स ऑफ कंपनी। बट दिस शुड बी योर लास्ट प्रायोरिटी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कवर ऑल दीज चैप्टर्स। अब इन चैप्टर्स के अगर मैं नाम बताऊं जो कि कंपनीज एक्ट से मैंने लिए हैं, चैप्टर 3 इज ऑन प्रोस्पेक्ट एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विच इज लिटिल टेक्निकल। यहाँ पे बहुत सारे आईपीओ रिलेटेड टर्म्स आएंगे जो आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकती है। Then chapter 4 of Companies Act is on share capital and debenture. Again, there would be a lot of terms here which might be difficult for you to understand. Chapter 8 is on declaration and payment of dividend. This is easy. These two chapters, chapter 3 and 4, might be little challenging for you. Then chapter 10 is on audit and auditors. ठीक है, ये easy है। Chapter 11 is basically on appointment of auditors. Chapter 12, chapter 11, ठीक है, is on qualification of directors, appointment of directors. Then chapter 12 is on meeting of board of directors, and chapter 27 is on NCLT and NCLAT. तो इसमें सारे चैप्टर डुएबल हैं, सिर्फ चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं। तो जब आप इनसे शुरू करेंगे आपको थोड़ा डर लग सकता है कि कंपनी लॉ बहुत मुश्किल है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर 10 पहले करो, फिर चैप्टर 11 करो, फिर चैप्टर 12 करो, फिर चैप्टर 27 करो, एंड देन मूव ऑन टू चैप्टर 5 एंड चैप्टर सॉरी ये 3 एंड चैप्टर 4 एंड देन चैप्टर 7। इस ऑर्डर में करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। कंपनी लॉ का मोस्टली पेपर फैक्ट बेस्ड आता है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, ये देखिए क्वेश्चंस। विद इन हाउ मेनी डेज मनी शुड बी डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट, ये डेज याद होने चाहिए आपको। Within how many days a person can appeal against the order of NCLT to NCLAT, ये days याद होने चाहिए आपको। National Company Law Tribunal is constituted by whom, अगेन ये याद होना चाहिए आपको। तो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड पेपर है, नंबर बेस्ड पेपर है। अगर मैं बात करूं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस कितने आते हैं, फेज 1 में कंपनी लॉ के 7 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, उसमें से 5 फैक्चुअल थे। फेज 2 में 19 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 9 से 10 फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। तो फैक्चुअल नंबर्स याद रखने हैं, रिवाइज करने हैं और घबराना नहीं है। काफ़ी लोग फैक्ट्स को याद नहीं कर पाते फिर घबराने लगते हैं, बट यही रियलिटी है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। क्या सेक्शन नंबर्स पूछते हैं? कम पूछते हैं, बट कभी कभार इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स पूछ लेते हैं। जैसे विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट गिव्स पावर टू सेबी टू इशू कैपिटल एंड डू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, दैट इज सेक्शन नंबर 24। इट्स अ वेरी पावरफुल सेक्शन विच इज गिविंग इमेंस पावर टू सेबी। तो ऐसे सेक्शन नंबर्स हमें याद रखने चाहिए। फिर थोड़ा सा हायरार्की बेस्ड या कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि कंपनी लॉ में बहुत ऐसे आपको क्लॉजेस मिलेंगे कि इसको ये अप्रूव करेगा, ये रिमूव करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दैट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन हु हैज अ पावर टू डू अ पर्टिकुलर थिंग। जैसे एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन बी रिमूव बाय एन ऑर्डर फ्रॉम विच अथॉरिटी, कि ऑडिटर को कौन रिमूव कर सकता है? ट्रिब्यूनल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, शेयर होल्डर्स, कौन? तो जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा, वहां पे लिखा होगा कि ऑडिटर को एक्स एंटिटी रिमूव कर सकते हैं, बोलेंगे ठीक है इसमें क्या बात है, बस समझ लिया।
बट इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। अब ऑडिटर को एक्स कर सकता है, डायरेक्टर को रिमूव वाई कर सकता है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी को रिमूव जेड कर सकता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। जब आप क्वेश्चन ये देखेंगे यार ऑडिटर को कौन था, एक्स था, वाई था, जेड था, इट विल बिकम कंफ्यूजिंग फॉर यू। सो इन चीज़ों में प्लीज़ डिफरेंशिएट, किसको कौन रिमूव कर सकता है, किसके पास क्या पावर है, किस तरह से हायरार्की चलती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रटी होनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये पढ़ते हुए बहुत आसान लगेगा बट ऑप्शंस देख के एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग लगने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। तो कंपनी लॉ में अगेन चैप्टर सारे करने हैं, चैप्टर 3 एंड 4 थोड़ा सा टेक्निकल है, इनको शुरू में मत कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड आएंगे, फैक्ट्स को अच्छे से रट्टा लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ फैक्ट को अच्छे से रट्टा लगाना है, ठीक है। और कंपनी लॉ आप एमसीए की वेबसाइट पे जाकर ये कंपनी लॉ का बेयर एक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें भी आपको अमेजोन वगैरह पे मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, बट वो आपको बहुत सिलेक्टिव क्लॉजेस पढ़ाएंगे। तो बेटर यही है कि आप खुद ही बेयर एक्ट से पढ़ ले, 2-3 दिन मुश्किल लगेगा बट फिर आदत पड़ जाएगी और समझ आने लगेगा। तो ये हमारा सेकंड स्लॉट हो गया। अगर हमने ये 2 स्लॉट्स अच्छे से कर लिए और हमारे ये 4 सब्जेक्ट हो गए, आपका फेज 1 डन है, आपका फेज 1 पेपर 2 अच्छा ही होगा, 50+ आएंगे आपके अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट भी कर लिए। लास्ट स्लॉट जो हमारा है, मतलब मेन स्लॉट है जो 20 डेज का, उसमें हम क्वांट और रीजनिंग करेंगे। अगर आपका वीक है हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर वीक नहीं है तब भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। साथ में हम इकोनॉमिक्स को एक एक्स्ट्रा चीज़ मान के पढ़ लेंगे। हालांकि मैंने बताया कि ये 4 सब्जेक्ट से ही मेरा फेज 1 निकल जाएगा और मेरी फेज 2 की भी तैयारी हो गई है ये 4 सब्जेक्ट पढ़कर, क्योंकि मैंने उस लेवल पे पढ़ लिया है। बट मैं इकोनॉमिक्स को नहीं छोड़ूंगा, इकोनॉमिक्स भी मैं फेज 1 से पहले जितनी होगी उसको करके जाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे उन्होंने 2 यूनिट्स में बांटा है। यूनिट बी थोड़ा सा मैक्रो रिलेटेड है जो ज़्यादा आसान है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये थोड़ा इजी पार्ट है, रिलेटिवली इजी ये भी नहीं है बट रिलेटिवली टू यूनिट ए ये इजी पार्ट है। यूनिट ए में सिर्फ ये आसान है और थोड़ा ये आसान है, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल्स। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर्स, क्लासिकल एंड कीनेसियन अप्रोच, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, multiplier and accelerator, demand and supply of money, all these are kind of tough chapters which are based on graphs and everything. तो अगर आप इकोनॉमिक्स में पार्शियल इकोनॉमिक्स करके जा रहे हैं फेज 1 से पहले, तो जो पार्ट बी है आपके सिलेबस का उसको प्रायोरिटी 1 दीजिए, साथ में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, इनको कर लीजिए। जो आपका ये वाला पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आप P2 मान के चलिए। या पेपर से पहले नहीं होगा तो पेपर के बाद करिएगा, या पेपर से पहले थोड़ा सुपरफिशली पढ़ जाइएगा, बट इसको अच्छे से आप फेज 1 के बाद ही कर पाएंगे अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। बाकी इकोनॉमिक्स में अगर आप जैसे ये वाले चैप्टर्स देखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े मुश्किल हैं, ये बहुत डेप्थ में भी आप पढ़ सकते हो। मतलब आप आईएसएलएम कर्व पढ़ने लग जाओ तो शायद 4 दिन आप आईएसएलएम कर्व पे ही लगा सकते हो, इतना डेप्थ में ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। बट क्या एग्जाम के लिए इसकी ज़रूरत है? द आंसर इज नो, नहीं ज़रूरत है। एग्जाम में आएंगे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल, मेरे पास 15 क्वेश्चन आए उसमें से मेरे 2 मुश्किल आ गए, बट बाकी 13 तो बेसिक कॉन्सेप्ट या एक मॉडरेट लेवल पे आएंगे, ठीक है। और अगर सारे ही मुश्किल आ गए तो मतलब फिर तो हमें अलग ही लेवल पे प्रिपरेशन करनी होगी। अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियोज एज्यूम करने लग जाएं तो फिर तो ये करने में ही मुझे 1 महीना लग जाएगा। इकोनॉमिक्स को मैं 10 दिन में क्या ही पढ़ लूंगा। तो हमें तो ट्रेंड्स के साथ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम ऐसे टाइम पे प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं जब हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसको आप बहुत डेप्थ में मत पढ़िएगा, ठीक है। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे आप क्वेश्चंस देखो यार, कई क्वेश्चंस इतने आसान है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन फंक्शन क्या है, ये तो मुझे 8th क्लास से पता है, प्राइस स्टेबिलिटी। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? जब मेरे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, मैं बाहर से ज्यादा सामान मंगा रहा हूं, एक्सपोर्ट कम कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर ई। ये क्वेश्चन एक सेल्स लॉ पे है, मुझे नहीं आता सेल्स लॉ,
बट मुझे ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि अगर किसी ने पढ़ा होगा, ऑप्शन इतने सिंपल लग रहे हैं कि वो ये क्वेश्चन कर लेगा। तो क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, बहुत डेप्थ में नहीं है। हालांकि सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, इतना उसमें है, सामान है पढ़ने के लिए, बट हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो सारे चैप्टर्स करने हैं इसमें भी, भले ही फेज वन से पहले चाहे आप आधे कर लो, जो ये वाला पार्ट है ये कर लो। न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। सब्जेक्ट टेक्निकल है बट क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट आएंगे, एक दो मुश्किल आएंगे, उनको छोड़ना बेटर है, उनके लिए बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये इकोनॉमिक्स की दो किताबें हैं। यूनिट बी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा ये इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह पढ़ लीजिए, जो मैंने आपको पहले फाइनेंस में भी सजेस्ट की थी। और यूनिट ए के मैक्सिमम चैप्टर्स आपको प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच एल आहूजा इसमें मिल जाएंगे। यहाँ से आपको ये तैयारी हो जाएगी आपकी। और रिवीजन अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ आपका बनने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस कर लिया। मैं क्वांट एंड रीजनिंग भी जल्दी जल्दी बता देता हूँ। क्वांट में अगर आप टॉपिक्स देखेंगे, डिकोडेड सिलेबस है जो हमने निकाला है पास्ट ईयर पेपर्स को देखकर, नोटिफिकेशन में कोई भी सिलेबस मेंशन नहीं है। तो इस तरह तो बहुत टॉपिक्स हैं, इतने करंट में 8-10 नंबर लाएंगे तो काम चल जाएगा। तो उसके लिए अगर आप ट्रेंड्स देखें तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ से जनरली 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी डीआई पे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई की अच्छी प्रैक्टिस कर लो। और डीआई के लिए रेशो और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि डीआई तभी हो पाएगी अगर रेशो और परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए। ठीक है। तो क्वांट में सेलेक्टिव टॉपिक्स करने हैं, जो भी टॉपिक्स करें उन पे 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कर लें। डोंट ओवर प्रिपेयर, इट्स क्वालिफाइंग, 30 आउट ऑफ 100 लाने हैं। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए इस पर, अदर यूज इट फॉर पेपर 2। और सेक्शनल टेस्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने आ जाए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो नहीं उठाओगे, यू विल पिक अप लिमिटेड क्वेश्चंस। सो हाउ टू सेलेक्ट क्वेश्चंस, हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी टू सेलेक्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो वो आप कैसे सीखोगे, वो आप सेक्शनल टेस्ट देके सीखोगे। और आई थिंक क्वांट में आपको 10 मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपका क्वांट बहुत ही वीक है और आपको लगता है कि मैं तो क्वांट में कभी भी अच्छे नंबर ले ही नहीं सकता। और क्वांट की ये बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, अच्छी खासी बुक है। जो भी आप सेलेक्टेड चैप्टर्स करो यहाँ से कर लो, बट साथ में टेस्ट सीरीज जरूर ले लेना, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको चाहिए होंगे जो इस किताब में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। रीजनिंग में भी सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ज़्यादा रीजनिंग प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में तो बहुत सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे, पर मेरे हिसाब से अगर आप ये 4 टॉपिक कर लें, इनइक्वालिटी एंड सिलोजिज्म, चाइनीज कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, तो यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा टफ नहीं आते जैसे आरबीआई में आते हैं। तो पजल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी ट्रेंड में बॉक्स बेस्ड पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, डेट बेस्ड पजल ट्रेंड में है, इनको कर लीजिए। एक दो पजल आसान आए, उसमें से आपने 5-6 क्वेश्चन कर लिए तो आपका 10+ का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इसमें भी आप सेलेक्टिव टॉपिक्स कीजिए, हर टॉपिक पे 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड डोंट ओवर प्रिपेयर। ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, कोई इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। रीजनिंग अगर जितनी होगी उतना टाइम लगा के कर लेना, 10 नंबर का आप टारगेट रखो। सेक्शनल टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। और आर एस अग्रवाल की किताब आती है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, यहाँ से आप इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट की कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना। ठीक है। तो रिवीजन यहाँ पे भी करनी है गाइस। ठीक है। रिवीजन मैं कैसे ही आपको समझाऊं कि रिवीजन कितनी ज़रूरी है, काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं। और रिवीजन में जनरली मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ है कि मुझे रिवीजन में रिकॉल पे फोकस करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हम पीडीएफ खोल के बार बार पढ़ते रहते हैं। नहीं, पीडीएफ बंद करके याद करोगे आपने क्या पढ़ा था, वो रिकॉल है, वो परमानेंट मेमोरी में सीधा जाता है आपकी, आपको चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। बाकी रिवीजन में पैरेलल रिवीजन करनी है, ये नहीं कि सारा पढ़ लिया फिर 2 महीने बाद रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ रिवाइज करना है, डेली रिवाइज करना है, वीकेंड्स पे रिवाइज करना है। आई ओफन कॉल इट 1-1-1 रूल ऑफ रिवीजन। जो पढ़ा है उसको डेली रिवाइज करो, एक हफ्ते बाद रिवाइज करो और 1 महीने बाद रिवाइज करो, तभी चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएंगी। तो रिकॉल यूज़ करना है, रिवीजन पैरेलल करनी है जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, और वीकेंड्स और मंथ एंड्स पे तो
करना ही करना है। और मॉक टेस्ट एक अच्छा सोर्स रहता है रिवीजन का, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो ताकि आपकी उससे रिवीजन भी होती रहे और प्रैक्टिस भी होती रहे। अब मॉक टेस्ट की बात की तो मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? सबसे पहले तो डोंट गिव योर मॉक टेस्ट अनलेस एंड अनटिल 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीटेड। मॉक टेस्ट का पर्पस है एवेल्युएशन, तो जब तक तैयारी नहीं है मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। 1 डे गैप मिनिमम है बिटवीन योर मॉक टेस्ट, तो अगर आप मंडे को दे रहे हो, next mock test should be given on Wednesday, not on Tuesday. They are draining. Take your time, analyze them, and then only go to the next mock test. And give mock test as actual. तो ये नहीं है कि अब आपके सेबी में पेपर 1 है और पेपर 2 है कि किस दिन पेपर 1 दे लिया, किस दिन पेपर 2 दे लिया। नहीं, दोनों एग्जाम में एक ही दिन होंगे, तो मुझे मॉक भी एक ही दिन देना है, इकट्ठे देना है, एज इट हैपन्स इन द एक्चुअल एग्जाम, बैक टू बैक वैसे ही बैठ के देना है, ताकि मैं एग्जाम एनवायरनमेंट को बिल्कुल मॉक कर पाऊँ, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस ले पाऊँ जो मुझे एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हो गया, हमारा मॉक टेस्ट हो गया। मॉक टेस्ट की डेट्स, मुझे क्या लगता है कि मॉक टेस्ट की आपको कुछ डेट्स रख लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जो आप मॉक टेस्ट की रख सकते हो। 31 दिसंबर, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी। 5 full length mock tests are going to be sufficient in my opinion। ठीक है, तो ये डेट्स आप फाइनल कर सकते हो। इस डेट तक आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आप अपने आप को अच्छे से इवैल्यूएट भी कर पाओगे। एक दिन के गैप में आप इन मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज भी कर पाओगे। ठीक है, और बाकी ये जो है कॉमर्स एंड अकाउंट्स और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इनकी स्ट्रैटेजी अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मेरा प्लान फॉलो कर रहे हो, इसको आप फेज़ 1 के बाद करिएगा, अभी मत करिएगा। तो इस पे अभी सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जो लोग स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं वो अभी इसको टारगेट ना करें। बाकी और वीडियोस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां हमने कॉमर्स एंड अकाउंट्स और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी दे रखी है। ठीक है, बाकी अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन चाह रहे हैं कि सर कोई डेली शेड्यूल बता दे और क्या पढ़ना है और पढ़ा दे, रिवाइज करा दे, डाउट्स हमारे ले ले, बेसिकली मेंटरशिप मिल जाए, हैंड होल्डिंग मिल जाए, एक मोटिवेशन मिल जाए कि डेली टीचर आएगा, पढ़ाएगा, ये कराएगा, तो क्रैश कोर्स है हमारा एडू टैब का, इन विच वी आर ऑफरिंग अराउंड 70+ क्लासेस जस्ट फॉर पेपर 2। 3-3 घंटे की क्लासेस हैं ये। सो इट लाइक 200+ आवर्स ऑफ टीचिंग ऑफ पेपर 2। स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, डजेंट मैटर। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करके आए हो, डजेंट मैटर। आप से भी पहली बार कर रहे हो, डजेंट मैटर। दिस क्रैश कोर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। पेपर 1 की भी क्लासेस होंगी, फेज़ 1 की अराउंड 30+ क्लासेस होंगी, जिसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए की 8-8 क्लासेस होंगी। बाकी जो आपका फेज़ 2 पेपर 2 है, इसकी भी क्लासेस होंगी फेज़ 1 के बाद, अराउंड 6 to 8 क्लासेस होंगी, जिसमें हम अच्छे से आपको इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव के बारे में चीज़ें कराएंगे। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, edutab.in, तो सेबी ग्रेड ए कोर्सेज में जाइए। यहाँ सिंगल में अगर आप देखिए तो ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स है, फेज़ 1+2। तो इसमें 100+ लाइव क्लासेस हैं, फेज़ 1 पेपर 1 एंड फेज़ 1 पेपर 2 की। लाइव क्लासेस 2 स्लॉट्स में हो रही हैं, मॉर्निंग स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट। आप नहीं देख पाएंगे लाइव तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। लाइव क्लासेस के अलावा इसमें आपको समरी नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो क्रैश कोर्स इज ऑप्टिमम फॉर समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग एंड वांट्स अ टारगेटेड सोल्यूशन कि यार बस टीचर मेरी साथ साथ तैयारी करवा दे। बाकी टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास। अगर आप फेज़ 1 फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो देयर आर 10,000+ MCQs फॉर फेज़ 1 एंड 2 इन दिस टेस्ट सीरीज। और एक सिर्फ फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज है जिसमें सिर्फ आपको फेज़ 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब फेज़ 2 में पेपर 2 और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपकी इवैल्यूएट भी होगी। ठीक है, आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे, जो भी हमारे मॉक टेस्ट होंगे आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। तो ये हमारे कोर्सेज हैं सेबी के अभी। ठीक है, आई थिंक फॉर दिस साइकिल ओनली दिस वच वुड बी रेलिवेंट टू यू। बाकी जो
अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्ड एंड सिल्वर कोर्सेज हैं. सो दीज आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज एज कम्पेयर टू क्रैश कोर्सेज. अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, गोल्ड कोर्स है. सिर्फ फेज़ 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिल्वर कोर्स है. सो विद दैट आई टेक योर लीव. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.